नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे जम करके अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को लिया है और इन क्वेश्चनों के माध्यम से मैं आप लोगों को चीज़ों को याद कराने का प्रयास करूँगा और व्याख्या सहित आपको बताऊँगा ताकि चीज़ें आपके दिमाग में घर बनाकर बैठ जाएँ। तो दोस्तों, क्वेश्चन के माध्यम से एक-एक क्वेश्चन के माध्यम से चीज़ों को बताया जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन और इस पहले क्वेश्चन में कहा गया है सुजान सागर किसकी रचना है? ऑप्शन दिया गया है रत्नाकर की है, भूषण की है, घनानंद की है, श्रीधर पाठक की है। किसकी है? तो मैं आपको थोड़ा-सा हिंट दे दूँ, सुजान सागर जिसने लिखा है, उसी ने लिखा है विरह लीला। उसी ने लिखा है क्या? विरह लीला। तो विरह लीला और सुजान सागर को लिखने वाला एक ही व्यक्ति है, एक ही कवि है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है घनानंद, है ना? ऑप्शन सी आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। अब यहाँ पर मैं आपके घनानंद के बारे में कुछ बातें बता दूं, है ना? यहाँ पर जो आप देख रहे हो सुजान, यह एक वेश्या का नाम है। यह एक क्या है? वेश्या का नाम है और इसी वेश्या से प्रेम करते थे कौन? घनानंद। घनानंद इसी वेश्या से यानी सुजान से प्रेम करते थे और इसीलिए इन्होंने रचना लिखी सुजान सागर। अब ये जो सुजान जो वेश्या है और ये जो घनानंद है, ये कहाँ रहते थे? तो दिल्ली सल्तनत में आप एक राजा का नाम सुने होंगे, मोहम्मद शाह रंगीला। उसी के दरबार में ये रहते थे। मोहम्मद शाह रंगीला भी बहुत खतरनाक आदमी था। कभी साड़ी पहन करके दरबार में आ जाता था, कभी नग्न भेष में आ जाता था। तो इस तरह का उसका चरित्र था। तो उसी के दरबार में ये घनानंद जी रहते थे और सुजान नाम की जो वेश्या थी उसी से प्रेम करते थे और उसी के बारे में लिखा इन्होंने सुजान सागर और विरह लीला। बढ़ते हैं दोस्तों अब अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, कह रहा है शिवा बामनी किसकी रचना है? भैया शिवा बामनी किसकी रचना है? शिवा बामनी किसकी रचना है? मैं आपको बता दूं, शिवा बामनी जिसने लिखा है उसी ने लिखा है शिवराज भूषण। शिवराज भूषण, है ना? शिवराज भूषण, इधर आपका भूषण हो जाएगा, है ना? शिवराज भूषण उसी ने लिखा है और उसी ने लिखा है छत्रसाल दशक, है ना? छत्रसाल दशक। अभी चीज़ों को मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूँ, चीज़ें याद हो जाएंगी, है ना? देखिए उस ऑप्शन दिया गया है आपका रत्नाकर, भूषण, ठाकुर, आलम। किसने लिखा है? तो देखिए दोस्तों, शिवा बामनी, शिवराज भूषण और छत्रसाल, इन तीनों को लिखने वाले जो हैं वो आपके कौन हैं? भूषण महाराज हैं। भूषण जी ने शिवा बामनी, शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक लिखा है। अब देखिए दोस्तों, ये जो भूषण जी हैं इनका पहले मूल नाम जान लीजिए क्योंकि पूछा जाता है। इनका मूल नाम क्या था? घनश्याम था। इनका मूल नाम क्या था? घनश्याम था। और ये किसके दरबार में रहते थे? इस चीज़ को भी जान लीजिए, रचना से ही पता चल रहा है। ये छत्रसाल, राजा छत्रसाल के यहाँ रहते थे। बुंदेलखंड के राजा थे राजा छत्रसाल, उनके दरबार में रहते थे और उनके ऊपर छत्रसाल दशक लिखा, है ना? और ये आप तो जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में भी ये रहे हैं और उनके ऊपर इन्होंने शिवराज भूषण लिखा है ना? शिवा बामनी लिखा है, सॉरी यहाँ पर शिवा बामनी लिखा है। तो इस तरह से इनको आप कनेक्ट कर लोगे तो जाहिर सी बात है चीज़ें कुछ लंबे समय तक आपके दिमाग में बैठी रहेंगी। तो याद रखना, भूषण का मूल नाम घनश्याम है ना? शिवा बामनी, शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक, इनकी ये रचना है। राजा छत्रसाल और ये छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में ये रहा करते थे। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? भैया तुलसीदास की कौन सी रचना नहीं है? कौन सी रचना नहीं है तो वो किसकी रचना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर तुलसीदास, तुलसीदास आप तो जानते हैं तुलसीदास ने राम भक्ति की है। राम जी को की इन्होंने साधना की है। तो राम जी की साधना की है तो इन्होंने पार्वती मंगल भी लिखा है, तुलसीदास की ही रचना है। जानकी मंगल भी लिखा है, जानकी आप सीता जी को कहते हो। रामाज्ञा प्रश्न भी, रामाज्ञा प्रश्नावली या फिर रामाज्ञा प्रश्न भी इन्होंने ही लिखा है। तो ये तीनों रचनाएं आपकी तुलसीदास जी की हैं। ये रस विलास ये तुलसीदास की रचना नहीं है तो किसकी रचना है? मैं आपको बता दूं, एक कवि हैं जिनको कर्मकांडी कवि कहा जाता है, उनका नाम है देव।
है ना। देव जो कवि हैं इनको कर्मकांडी कवि कहा जाता है, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है रस विलास। बढ़ते हैं दोस्तों अब अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, इसमें भी कई चीज़ें आपको बताएंगे, हम चीज़ों को याद कनेक्ट कराएंगे जिससे आपको लंबे समय तक याद रहे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। यहाँ कहा है भारतेंदु उपाधि कब प्रदान की गई। भैया भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु उपाधि कब प्रदान की गई, कहाँ से प्रदान की गई, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 1850, 1875, 1880, 1885। तो यहाँ पर 1850 में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म होता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म कब हुआ ये पूछेगा तो 1850 होगा, है ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित ये 1875 कोई घटना नहीं है। 1880 में ही इनको भारतेंदु उपाधि मिली है ना। ये जो बात की गई है यहाँ पर उपाधि की, भारतेंदु उपाधि की, तो ये आपकी जो उपाधि है ये आपकी भारतेंदु उपाधि 1880 में मिली है। और 1885 में इनकी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की मृत्यु हो गई है। और आप तो जानते हो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी अपने जीवन में केवल 35 साल ही जीवित रहे हैं, और साहित्य जगत को जो इन्होंने उपहार दिया है वो अतुलनीय है ना। इसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। इनके नाम से एक युग चलता है, भारतेंदु युग, है ना। तो ये तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दिया, है ना। भारतेंदु युग इन्हीं के नाम पर रखा गया है, भारतेंदु युग। तो बढ़ते हैं दोस्तों अब अपने अगले क्वेश्चन पर। अच्छा यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि इनको किसने दिया। तो मुंबई में जो समाचार पत्र प्रकाशन हुआ करता था वहीं से इनको भारतेंदु उपाधि मिली थी, मुंबई से मिली थी। समाचार पत्र प्रकाशन जहां से होता था वहीं से इनको उपाधि मिली थी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है रामचरितमानस की शैली क्या है। भैया आप तो जानते हो रामचरितमानस को लिखा है किसने, तुलसीदास जी ने लिखा है ना। तुलसीदास जी ने लिखा है। और इसकी शैली कैसी रही है दोस्तों, यहाँ पर नेट बंद कर दूं मैं, है ना। यहाँ पर तुलसी ये रामचरितमानस की शैली कैसी रही है, तो यहाँ पर प्रबंध शैली रही है क्या, सॉरी मुक्तक शैली, प्रबंध शैली, वर्णनात्मक शैली और परिमार्जित शैली, कौन सी शैली रही है। थोड़ा जल्दबाजी में मैं भी रहता हूँ जिस वजह से, है ना, गलतियां हो जाती हैं। तो मैं आपको इसका उत्तर बता दूं, आपका इसमें क्या है, प्रबंध शैली है। इसमें कौन सी शैली है, रामचरितमानस की शैली। जब भी पूछेगा तो याद रखना रामचरितमानस की शैली कैसी है, प्रबंध शैली है ना। बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है निर्गुण उपासक कवि कौन रहे हैं। देखिए दोस्तों दो हैं, एक सगुण है एक निर्गुण है। जो सगुण होते हैं, है ना, वो किसी न किसी ईश्वर की उपासना किए हैं। और जो निर्गुण होते हैं, निर्गुण में जो लोग हैं उन लोगों ने जो निर्गुण हैं उन लोगों ने आपका किसी की उपासना नहीं की है, वो ज्ञान को महत्व दिए हैं। तो सगुण वाले भक्ति किए हैं किसी की, है ना, भक्ति किए हैं किसी की, और इन्होंने भक्ति ना करके इन्होंने ज्ञान को महत्व दिया है। तो निर्गुण की बात कर रहा है तो यानी ज्ञान की बात किया है। सूरदास ने तो भक्ति की है, कृष्ण की भक्ति, है ना। केशवदास आप तो जानते हो ये आपके रीतकाल के कवि हैं। ये कबीरदास जो हैं इन्होंने ज्ञान की बात की है, अतः ये निर्गुण उपासक कहे जाएंगे कबीरदास, है ना। इनकी रचना साखी शबद्रवैनी है, बीजक नाम से उसको संकलित किया गया है ना। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है पद्मावत के रचयिता का नाम क्या है। भैया पद्मावत के रचयिता का नाम पूछ रहा है, तो आप जानते हैं कि पद्मावत जिसने लिखा है उसने ही लिखा है आखिरी कलाम, है ना। उसने ही आखिरी कलाम भी लिखा है ना। और उसने ही अखरावट लिखा है, अखरावट भी उन्हीं की रचना है ना। और उनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी क्यों कहा जाता है, जायस नामक स्थान पर पैदा होने के कारण कहा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है। भैया एक अपभ्रंश भाषा रही है, आप तो जानते हो संस्कृत के बाद पाली आई, पाली के बाद प्रकृत आई, प्रकृत के बाद अपभ्रंश आई। अपभ्रंश भाषा में के महाकवि कौन कहे जाते हैं, तो याद रखना अपभ्रंश भाषा के महाकवि आप स्वयंभू को कहते हैं। इनकी रचना है पौम चरिव, है ना, पौम चरिव, है ना।
पौमचर्यु, यहाँ पर आपका पौमचर्यु में क्या किया गया है, राम जी का चित्रण किया गया है, राम जी के बारे में इन्होंने लिखा है। बढ़ते हैं दोस्तों अब अपने अगले क्वेश्चन पर। ये कह रहा है रामचरितमानस की भाषा कौन सी है। देखिए दोस्तों, अभी मैंने बताया आप लोगों को रामचरितमानस को लिखा किसने है, भैया तुलसीदास ने लिखा है ना। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, रामचरितमानस को शुद्ध करने के लिए आता है, वहाँ पर राम अलग, चरित अलग, मानस अलग कर देता है, तो वो कभी नहीं सही होगा। रामचरितमानस आपका एक ही साथ रहेगा, यही वाक्य शुद्धि में ये वाला शुद्ध आपको करना है ना। तुलसीदास की है, और ये तुलसीदास को मैं बता दूं, इन्होंने ब्रज भाषा में भी लिखा है और इन्होंने अवधी भाषा में भी लिखा है ना। अवधी भाषा में तो रामचरितमानस जो है इसमें आपका 7 कांड दिया गया है और ये आपका अवधी भाषा में लिखा गया है। मैं आपको फटाफट बताता चलूं कि 7 कांडों का नाम क्रम से क्या है, तो मैं लिख दे रहा हूँ, लिखूंगा नहीं, पूरा तो लिख नहीं पाऊंगा, है ना। पहला आपका बाल कांड है, और दूसरा आपका अयोध्या कांड है, तीसरा आपका अरण्य कांड है, चौथा आपका किष्किंधा कांड है ना, और पांचवा आपका सुंदर कांड है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिख देता हूँ सुंदर कांड, पांचवा आपका क्या है, सुंदर कांड है। उसके बाद आपका लंका कांड है, उसके बाद आपका उत्तर कांड है। कौन सा उत्तर कांड, तो यहाँ सुंदर, लंका और उत्तर कांड, और यहाँ बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, 4 ये हैं। तो याद चीज़ों को रखना है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो मैं आपको बता दूं, हिंदी जगत में सुमित्रा नंदन पंत को ही सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले कवि हिंदी जगत में कौन है, तो वो हैं आपके सुमित्रा नंदन पंत जी। और इनको किस रचना पर मिला है, तो इनकी जो रचना है आपकी चितंबरा, इसी पर मिला है। मैं वर्ष भी बताता चलूँ, सन 1968 ईस्वी में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार चितंबरा रचना पर मिला था, है ना दोस्तों। बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है। ये कह रहा है जायसी द्वारा रचित पद्मावत, है ना, निम्नलिखित में से क्या है। भैया ये क्या है ना, ये क्या है, तो ये वक्रोक्ति है, या अन्योक्ति है, या समासोक्ति है, या फिर रूपक काव्य है। तो देखिए हमने बताया कि ये जो क्या नाम है, पद्मावत है, ये एक प्रकार का रूपक काव्य है, ये चीज़ आप जानते रहिए। और ये मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है। और ये मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं, ये प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत आते हैं, ये भी पूछा जाता है ना। प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत आते हैं, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अब अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है गबन किसकी रचना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप तो जानते होंगे। गोदान है, गबन है, कफन है ना, ये सभी रचनाएं किसकी हैं, मुंशी प्रेमचंद्र की ये सभी रचनाएं हैं, है ना। अब यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल की एक रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, चिंतामणि, है ना। चिंतामणि यहाँ पर है, मैं लिखूंगा नहीं, चिंतामणि याद रख कर लेना। चिंतामणि इनकी क्या है, चिंतामणि इनकी रचना है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों अब अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कुरुक्षेत्र किसकी रचना है। देखिए कुरुक्षेत्र को जिसने लिखा है उसी ने हुंकार को भी लिखा है ना। हुंकार को भी उन्होंने ही लिखा है। तो कुरुक्षेत्र और हुंकार दोनों ही रचना किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर जी की ये रचना है। हुंकार किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की है ना। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की है। अब मैं यहाँ पर बता दूँ, रामधारी सिंह दिनकर को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है ना। और इनकी एक रचना है उर्वशी, है ना। मैंने कैसे याद रखा है, उर्वशी दिल में बसी, दिल को मैंने दिन बना लिया, दिनकर हो गया, है ना। उर्वशी रचना पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। शायद मैं क्लियर नहीं हो पा रहा हूँ, शायद 1972 ईस्वी में इनको उर्वशी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, और इसमें कहा गया है यामा किसकी रचना है। ये भी एकदम हलवा क्वेश्चन है, बहुत बार ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम लोगों को ला करके सम्मिलित करके रिवीजन कराना ही पड़ता है। तो यामा किसकी रचना है, तो देखिए ये भी एक ऐसी रचना है जिस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है ना। और इस यामा पर जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है वो सन 1982 ईस्वी में मिला है, ये क्लियर है ना। 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार
पुरस्कार मिला है। और आप तो जानते होंगे यह रचना किसकी है, महादेवी वर्मा जी की रचना है। इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है 1982 में। एक चीज़ और बता दूं कि कवित्रियों में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली कौन है, तो वो है महादेवी वर्मा। और कवियों में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी जगत में किसको मिला है, तो वो है सुमित्रा नंदन पंत जी, है ना, चिदम्बरा रचना पर। और उनको कब मिला, सन 1968 ईस्वी में मिला। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये कह रहा है बिहारी निम्नलिखित में से किस काल के कवि हैं, तो भैया मैं बता दूं आपका जो बिहारी जी हैं, है ना, वो जिस काल के कवि हैं उसी काल के अंतर्गत घनानंद भी आते हैं, है ना, घनानंद भी आते हैं। और उसी के अंतर्गत आपका भूषण भी आते हैं, है ना। और भूषण के बारे में तो अभी मैंने आप लोगों को बताया, भूषण के बारे में अभी आप लोगों को बताया था कि भूषण क्या थे, किसके दरबार में रहते थे, है ना। तो मैंने वहाँ पर बताया छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में रहते थे और राजा छत्रसाल के दरबार में रहते थे। शिवा बावनी, छत्रसाल दशक और शिवराज भूषण उनकी क्या थी, रचना थी। एक चीज़ मैं और बता दूँ ये भूषण के बारे में कि ये रीतिकाल के कवि हैं। रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा जाता है, लेकिन भूषण ऐसे कवि हैं जो श्रृंगार पर रचना किए ही हैं, साथ ही साथ वीर रस में भी रचना किए हैं, है ना। इस चीज़ को जानते रहना। तो यहाँ पर मैं कहाँ था, कहाँ चला गया, ये बिहारी के बारे में बताना है। बिहारी किस काल के कवि हैं, तो ये रीत काल के कवि हैं, है ना। और रीत काल के ही घनानंद भी होंगे, भूषण भी होंगे। और भूषण को जानते रहना, ये रीत काल के हैं। रीत काल को श्रृंगार काल कहते हैं, लेकिन इनकी रचना श्रृंगार रस पर होने के साथ साथ वीर रस पर भी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन और इसमें कहा गया है भक्ति काल की रामाश्रयी शाखा के निम्नलिखित में से कौन से कवि हैं। अब देखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन कोई नहीं दिया गया है, मैं ही टाइप करता हूँ, मुझसे ही गलती हुई होगी, है ना। इसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी बोलता हूँ, लेकिन इसका जो करेक्ट जवाब होगा मेरे द्वारा मैं बता रहा हूँ आपको। भक्ति काल में रामाश्रयी शाखा यानी जिसने राम की भक्ति की है। और आप तो जानते ही हो कि राम की भक्ति तुलसीदास ने की है। राम की भक्ति किसने की है, तुलसीदास ने की है। तो रामाश्रयी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन हैं, तुलसीदास जी हैं। और इनकी रचना आप तो जानते हो, रामचरितमानस है, पार्वती मंगल है, जानकी मंगल है, रामलला नछू है, ये सभी रचनाएं इनकी हैं, है ना। बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन हैं। भैया नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन हैं, तो नमक का दरोगा जो है ये आपका किसकी रचना है, प्रेमचंद्र की है, जयशंकर प्रसाद की है, रामचंद्र शुक्ल की है, गुलाब राय की है, किसकी है। तो मैं बता दूं ये नमक का दरोगा, कफन, है ना, गोदान, गबन, ये सभी, सुनीता, ये सभी रचनाएं किसकी है, मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है, मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। जयशंकर प्रसाद की रचना क्या है, कामायनी है, बहुत महत्वपूर्ण रचना है। आंसू झरना, आरू लहर, प्रेम पसीदार, ध्रुव स्वामी, कामायनी, लिखे प्रसाद विचार, है ना। रामचंद्र शुक्ल की रचना है आपका चिंतामणि, क्या है, चिंतामणि रचना है इनकी, है ना, रामचंद्र शुक्ल की रचना है ना। बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है उपन्यास और कहानी का मूल अंतर है इसका, है ना, उसका दिया है। उपन्यास और कहानी का मूल अंतर है उसका क्या है, आकार प्रकार है, विषय निरूपण है, घटना का चयन है, पात्रों की विविधता है, तो क्या है, तो इसका सही जवाब है विषय निरूपण। उपन्यास और कहानी का मूल अंतर क्या है, विषय निरूपण। इस चीज़ को अपने गले से नीचे उतार लीजिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है ना। तो रामचंद्र शुक्ल ने, है ना, हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब बताया है, प्राकृत से बताया है, संस्कृत से बताया है, पाली से बताया है, किससे बताया है। तो प्रकृत से तो नहीं होगा, संस्कृत से नहीं होगा, पाली से भी नहीं होगा। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रकृत के अंतिम अपभ्रंश अवस्था से, है ना, अपभ्रंश अवस्था से। अगर ये ऑप्शन ना रहता, इन तीनों में से ही केवल हमको चुनना होता, तो हमको क्या चुनना पड़ता, प्रकृत से चुनना पड़ता। बढ़ते हैं दोस्तों, बहरहाल इसका जो सही जवाब है ये आपका ऑप्शन सी रहेगा। और मैंने कहा ये ना होता तब ये होता, सही है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन नहीं है।